हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम तरंग दैर्ध्य आवृत्ति आयाम से रिलेटेड। अब स्टूडेंट्स इसके विषय में देखिए बहुत अच्छे से हम जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे, क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो है हमारा उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे या किरण विकिरण। तो स्टूडेंट्स उस टॉपिकों को समझने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इन सारे टॉपिक्स को समझने के लिए कि तरंग दैर्ध्य क्या होती है, आवर्ती क्या होती है, आयाम क्या होता है। जब तक हम इनको ठीक से नहीं समझ पाएंगे, हमारे जो आने वाले जो न्यूमेरिकल है नेक्स्ट इसी में, वो ठीक से हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें जरूरत है सबसे पहले इनके विषय में अच्छे से समझने की। तो सबसे पहले समझेंगे हम स्टूडेंट्स, देखिए ये जो है आपके हमारे पास में तरंग दैर्ध्य क्या है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम वेव लेंथ। तो स्टूडेंट्स देखिए इसकी परिभाषा समझेंगे और इसको फिर समझेंगे एक डायग्राम से भी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो देखिए हम शुरू करते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा है कि दो लगातार शिखर मतलब सिरंग बिंदुओं अथवा निम्नतर मतलब गर्त जो नीचे होते हैं बिंदुओं के मध्य की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। ये दो बिंदु हैं, मतलब ऊपर वाले या शिखर बिंदु हो जिसको हम सिरंग कहते हैं, या नीचे वाले जो बिंदु है जिसको हम गर्त कहते हैं, कि मध्य की दूरी के दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे मीटर सेंटीमीटर या एंगस्ट्राम में लिखते हैं, मतलब ये कि इसका जो मात्रक होता है वो मीटर सेंटीमीटर या एंगस्ट्राम में प्रदर्शित करते हैं। ज्यादातर जो तरंग दैर्ध्य आती है वो एंगस्ट्राम में ही हम इसको प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं मीटर सेंटीमीटर में भी मिल जाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? लैम्डा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। अब इसको देखेंगे क्या होता है। देखिए एक एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एंगस्ट्राम की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर हम मीटर की बात करें तो एक एंगस्ट्राम बराबर कितना आ जाता है? देखिए एक एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर आ जाता है। इसी तरीके से आगे एक नैनोमीटर, इसको एनएम को बोलते हैं नैनोमीटर, बराबर 10⁻⁹ मीटर। एक पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर। अब स्टूडेंट्स आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो, सर इस चीज की क्या जरूरत पड़ी हमें समझने की? क्योंकि स्टूडेंट्स अगर इसकी मात्रक हमें यूनिट के बारे में पता नहीं होगा तो हम न्यूमेरिकल को ठीक से हल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर हमको चेंज करनी पड़ेगी। वैल्यू आपको नैनोमीटर या पिकोमीटर में दे रखी होंगी, तो ठीक है। उसके बाद में देखिए अब हम इसको समझेंगे एक डायग्राम से। जितनी हमने परिभाषा को पढ़ा, ये डायग्राम से समझ में आएगा कि ये होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स ये एक डायग्राम है इसका, जहां से हम समझ पाएंगे तरंग दैर्ध्य। तरंग के बारे में आपको समझ चुके हो, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा मैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वहां पर मैंने तरंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट देखिए बिल्कुल जो कोई भी चीज है स्थिर अवस्था में, मान लीजिए पानी है, स्थिर अवस्था में होता है और उसमें कोई कंकड़ पत्थर जब मार दिया जाता है तो पानी में आपने देखा होगा लहरें इस तरीके से उठती हैं, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, और इस तरीके से चलती चलती धीरे धीरे वो कहां पर किनारे तक पहुंच जाती है। अब जो लहर पहले उठती है फिर नीचे जाती है फिर उठ करके आती है, तो देखिए जो ऊपर उठने वाला सिरा जिसको हम शिखर कहते हैं, जो ऊपर उठती है या सिरंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस सिरे से लेकर के इस सिरे तक की दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? यहां से लेके यहां तक की जो दूरी, वो एक जो लहर उठी है, समझिए बिल्कुल सादा शब्दों में, उठने के बाद फिर बैठ करके जो नीचे जाती है जिसको हम गर्त कहते हैं, ठीक है। इसको भी डायग्राम को और अच्छे से पूरा देख लेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं या निम्नतर हिस्सा कहते हैं। फिर उसके बाद जो उठती है, उठने मतलब अब उठने के जो दोनों शिखर हैं, दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं हम तरंग दैर्ध्य, जैसा कि अभी हमने परिभाषा में देखिए पढ़ा था। ये है ना परिभाषा, देखिए दोबारा बैक कीजिए। दो लगातार शिखर या सिरंग बिंदुओं अथवा निम्नतर गर्त बिंदुओं के मध्य की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, चाहे तो नीचे वाले सिरे हो चाहे वो ऊपर वाले हो। तो देखिए ये चीज दिखाई दे रही है, ऊपर वाले यहां से यहां तक की तरंग दैर्ध्य, और निम्नतर जो गर्त है यहां से यहां तक की जो बराबर है, इसको हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और किससे करते? प्रदर्शित लैम्डा से करते हैं।
ठीक है, तरंग के बारे में आपको पता है, जो लहरें उठती है वो तरंग का ही रूप होती हैं। और दूसरी बात, अब देखेंगे इसके अंदर जो बीच में दे रखा है, जो हमारा शिखर है, एक लहर के जो उठती है और जो आपकी साम्यावस्था में है, मान के जो पानी बिल्कुल ठीक अपनी पोजीशन पर है और फिर लहर उठना, फिर उसी के नीचे पोजीशन पे जाना, उसके जो बीच की दूरी है वो उसको कहते हैं हम आयाम। और इसको प्रदर्शित करते हैं किससे? ए से। किससे करते हैं? ए से। तो इसको देखिए हम लिख लेंगे, इसको बोलते हैं हम आयाम, और इंग्लिश में कहते हैं हम इसको एम्पलीट्यूड, मैंने बताया था। ठीक है, पहला वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखना, क्योंकि वहां से आपको सारी चीज का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो होता है आयाम होता है, जिसको हम कह देते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये बात है, तरंग दैर्ध्य भी आ गई हमारे समझ में और आयाम भी आ गई। तो ये पूरा का पूरा रहता है आपका डायाग्राम। ठीक है, तो आप इसको नोट्स बना लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आवृत्ति, जिसको हम कह देते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सब हमारा समझ में आएगा, एक अच्छे से समझेंगे हम बिल्कुल। देखिए, एक सेकंड में एक निश्चित बिंदु से जितनी संख्या में तरंगे आगे बढ़ती हैं, वह संख्या तरंग की आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक प्रति सेकेंड अथवा हर्ट्ज है। इसका जो मात्रक होता है वो प्रति सेकंड होता है या हर्ट्ज होता है, जिसको हम HZ से भी प्रदर्शित कर देते हैं। अब स्टूडेंट समझे, ये कह रहा परिभाषा को, अब इस पे देखिए ध्यान देना है, समझना है इसकी कि एक सेकंड में एक निश्चित बिंदु से, मतलब चलिए जैसे कि ये बिंदु है आपका निश्चित, जहां पानी ठहरा हुआ था, आपने कोई ढिला मारा, अब यहां से आपने देखा एक लहर नहीं उठती, एक उठती है, उसके बाद उठती है, एक बिंदु से निरी एक के पीछे एक लगातार चलती रहती है। तो ये यही तो कह रहा है कि एक सेकंड में, समय सिर्फ एक सेकंड हो, उसमें निश्चित बिंदु जितनी संख्या में तरंगे आगे बढ़ती है, मतलब यहां से उठेंगी 1 2 3 4, देखे नहीं अभी आपने, इस तरीके से उठती है। जैसे मान के चलिए आपके पास में, तो लहर देखिए एक उठेगी, इस तरीके से जाएगी, फिर उसी के बाद में फिर दूसरी भी उठेगी, वो जाएगी, फिर तीसरी भी उठेगी जाएगी, चौथी भी उठेगी जाएगी, जाती है नहीं, यही तो लहर है। मतलब एक सेकंड में जितनी भी उठ जाएंगी, अब उसी को तो कहते हैं हम, क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब एक सेकंड में जितनी भी लहरें उठ करके क्या जा रही हैं, ठीक है, संख्या में आगे बढ़ती है। अब सीधी सी बात है, लहर जब उठती है तो एक संख्या क्या आगे को बढ़ती चली जाती है। इसे न्यू, देखिए वी की तरह होते हैं, वी नहीं होता बल्कि इसको न्यू बोलते हैं, थोड़ा सा हम हल्का सा टेढ़ा सा बना देते हैं, वी की तरह न्यू से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक हर्ट्ज है। ठीक है, समझ में आ गया होगा फ्रीक्वेंसी, इससे पहले आपने पढ़े रखा होगा। अब एक हर्ट्ज बराबर एक चक्र प्रति सेकेंड। अब इसका जो मात्रक वो आता है फॉर्मूला, एक हर्ट्ज में कितने होते हैं? एक चक्र प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर, कितनी लहरें उठ करके एक चक्कर पूरा कर रही हैं। जैसे उठ रही है ना, यहां से लेकर पूरा एक चक्कर कितने में करती हैं, तो ये इसका फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपकी देखिए समझ में आ गया होगा फ्रीक्वेंसी भी हम किसको कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा वेग, जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी और वेग क्या होता है, क्या देखो समझेंगे भैया इसको। किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक सेकंड में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। मतलब कोई तरंग उठी है भैया यहां से, और उठने के बाद में सीधे, और समझेंगे, देखिए यहां से तरंग उठी, मान के चलिए एक सेकंड में यहां तक की दूरी या यहां तक की दूरी या यहां तक की दूरी जितनी भी तय करती है उसको भैया वेग कहते हैं। समय एक सेकंड हो, अब एक सेकंड में चाहे वो यहां तक दूरी तय करे, चाहे यहां तक करे, चाहे यहां तक करे, मतलब 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, मतलब जितनी भी एक सेकंड में दूरी तय कर लेगी वही उसका वेग होता है। दूसरी बात में देखिए, अथवा और दूसरी तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं, तरंग दैर्ध्य तथा उसकी आवृत्ति का गुणनफल भी वेग कहलाता है। क्या? तरंग दैर्ध्य, मतलब ये तरंग दैर्ध्य होती है, ये आपकी आवृत्ति होती है, दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? तरंग का वेग, मतलब वेग कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, मतलब व्यक्त करते हैं। इसका जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकेंड
होता है। तो स्टूडेंट्स ये कि समझ में आ रहा होगा टॉपिक। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास तरंग वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। अब तरंग वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? c से, आवृत्ति को किससे? न्यू से, और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से। तो फॉर्मूला क्या बन गया? c बराबर न्यू इंटू लैम्डा। तो स्टूडेंट्स ये आपको बहुत जल्दी फॉर्मूले याद रखना है, क्योंकि हम निकालने वाले हैं c से आधारित न्यूमेरिकल भी। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, हमको समझना, देखिए आयाम। आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, जैसा कि अभी हमने चित्र में समझा था आयाम होता क्या है। अब इसकी देखिए परिभाषा को हम देखेंगे। तरंग की लंबवत दिशा में निकटतम शिखर मतलब सिरंग बिंदु अथवा निम्नतम बिंदु गर्त की दूरी को आयाम कहते हैं। इसे a से प्रदर्शित करते हैं। आयाम प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। अतः प्रकाश की तीव्रता I आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, I समानुपाती A का वर्ग, मतलब किसके? आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी। ठीक है, अब इसको देखिए समझ लेंगे, अभी ध्यान देंगे क्या होता है आयाम। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, ये जो दूरी है मतलब तरंग है, तरंग उठ रही है, उसकी उस लंबवत दिशा में, मतलब जैसे जैसे उठ रही है उसी की लंबवत दिशा में सिरंग बिंदु हो सकता है, या तो यहां से यहां तक, और दूसरी निम्नतम बिंदु मतलब इसको गर्त भी बोल देते हैं, की दूरी, ठीक है, जो साम्यावस्था में है वहां से लेकर के जितनी लहर उठेगी उसकी चोटी तक की जो दूरी आएगी वो आपकी आएगी, क्या कहलाएगी? आयाम, जिसको प्रदर्शित करते हैं हम ए से। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आयाम भी क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा तरंग संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम वेव नंबर। अब स्टूडेंट्स ये तरंग संख्या वेव नंबर क्या होता है, इसको देखिए ठीक से हम समझेंगे। प्रति सेंटीमीटर स्थान में उपस्थित तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। इसे न्यू बार, देखिए जो चिन्ह लगा रहा है इसको बार बोलते हैं, और ये न्यू है जो आवृत्ति वाला था, इसे न्यू बार मतलब देखिए ये जो चिन्ह ऊपर इसको बार बोलते हैं, ये न्यू है आवृत्ति वाला, न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है। फॉर्मूला होता है इसका न्यू बार बराबर 1/λ। ठीक है, अब लेकिन समझेंगे इसको थोड़ा सा कि ये कह रहा है प्रति सेंटीमीटर स्थान में, मतलब 1 सेंटीमीटर में, ऐसे समझेंगे इसको। 1 सेंटीमीटर मतलब प्रति सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, मान के चलिए यहां से यहां तक की 1 सेंटीमीटर की दूरी। अब इस 1 सेंटीमीटर में उपस्थित तरंगों की संख्या, कितनी तरंग 1 सेंटीमीटर में? 1 है, 2 है, या 3 है, या 4 है, या 5 है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के स्थान में मान के चलिए यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है। अब इस स्थान में जो तरंगें उठ रही हैं वो तरंगों की संख्या कितनी है? जितनी तरंगों की संख्या होती है उसको कहते हैं हम तरंग संख्या। आगे स्टूडेंट समझ में, मतलब 1 तरंग हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी, 10 भी, 20 भी, 30 भी, जितनी भी उठ के चलेंगी उन तरंग की संख्या को कहते हैं हम तरंग संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको हम करते हैं कि न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूं देखिए जो ये टॉपिक थे आपकी समझ में आ गए होंगे, और इन टॉपिक का बहुत बड़ा रोल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में या रेडिएशन के बारे में समझने के लिए। तो उससे पहले वाला वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से अच्छे से समझ लेना, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी क्लियर हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूले हैं इसके जरिए से वो बात समझ में आएगी, और ये भी टॉपिक आपकी समझ में आएंगे कि इनका यूज कहाँ है। अब इसी से रिलेटेड देखिए हम निकालेंगे न्यूमेरिकल